Good morning, students. In 12th Commerce Business Study subject, we are doing chapter number 7, that is controlling. Sorry, 8. Chapter number 8, that is controlling. And in that, almost chapter is complete. Today is the last topic of the controlling chapter, that is controlling process. We have to discuss about controlling process. It is in chapter number 8, page number 357, process of controlling, or you can say steps in the process of controlling. Please open the book so that we can start. प्रोसेस सेटिंग अप टारगेट स्टैंडर्ड, सबसे पहला स्टेप इसमें होता है। प्रोसेस का मतलब स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले में टारगेट सेट करना होता है। कोई भी आइडिया लगाएंगे, टारगेट सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही तो उसको कंपेयर करेंगे ना। तो सबसे पहला काम है सेटिंग अप ऑफ टारगेट, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस टारगेट्स और यार्डस्टिक्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। ये आपको पता लगी गया। Standard becomes basis for the comparison and the manager insist on the following of standard। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, कंपैरिजन के लिए बेस बनाना, और फिर उसके बाद मैनेजर सबको इंसिस्ट करता है कि इन बेसिस के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे आपको बोलते हैं कि भाई 80% मार्क्स जरूर लाने हैं, 90% मार्क्स जरूर लाने हैं, आपका स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया ना कि आप ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपकी फैमिली वालों ने और मैंने। तो ये स्टैंडर्ड हो जाता है, बेस प्रोवाइड करते हैं कंपेयर करने के लिए। मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया स्मृति के लिए 98%। तो अब मेरे को ये देखना है कि फर्स्ट टर्म में इसके कितने मार्क्स आते हैं, उन्हें मैं कंपेयर करूँ 98% से कम है या ज़्यादा है। कम है तो बेटा तूने पढ़ना नहीं कम कर दिया, कुछ ना कुछ मैं रीजन फाइंड आउट करूंगा, और उसको आगे से फाइनल टर्म में ऐसा ना हो, उसको मैं कोशिश करूंगा कि भाई उस हिसाब से ये डिविएशंस को दूर करें। वही आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं, एंड द मैनेजर इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल, हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी अचीव्ड आर ऑफ नॉइज। अब स्टैंडर्ड भी बेटे रीजनेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। यही स्टैंडर्ड अगर मैं समर्थ के लिए फिक्स कर दूं कि 98% आएंगे, तो वो बेटा तो मेरे को मालूम तू पढ़ रहा है वरना नहीं पढ़ रहा है। तो समर्थ को भी बड़ा अटपटा लगेगा, और आपको भी और मुझे भी लगेगा, क्योंकि उसका लेवल हो सकता है 80% का, 98 का नहीं है ना। तो स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए कि जो अचीवेबल हो, जिन्हें हम टारगेट को अचीव कर सकें। तो ये नहीं है कि भाई अपनी मर्जी से कुछ भी स्टैंडर्ड बना दिया है बिना किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के। स्टैंडर्ड मस्ट बी सेटअप कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्ड मस्ट बी सेटअप इन द न्यूमेरिकल और मेजरेबल टर्म। तो स्टैंडर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। जैसे मैंने आपकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए टारगेट बनाया ना कि हर्षा के 95 आने चाहिए, स्मृति के 97 आने चाहिए, समर्थ के 80% आने चाहिए। तो ये टारगेट कैसे बनाया, क्योंकि मेरे को ऑब्जर्वेशन है कि मेरे बच्चों का लेवल क्या है पढ़ने का, और किस लेवल पे वो जा सकते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या रिसोर्सेज है, उनको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करने होते हैं, और वो अचीवेबल होने चाहिए। एंड मस्ट बी सेटअप इन न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स में होने चाहिए। जैसे वर्कर्स के लिए कहते हैं भाई मैक्सिमम काम करना है आपको, अब मैक्सिमम की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि हर वर्कर को 1000 यूनिट्स बनाने हैं एक दिन में, शर्ट्स बनाते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं कि एक वर्कर को एक मंथ में या एक दिन में 1000 कैलकुलेटर्स और शर्ट्स बनानी है, तो ये टारगेट न्यूमेरिकल फॉर्म में सेट हो गया। अब हम देख सकते हैं कि उसने इतना काम किया है कि नहीं किया। तो स्टैंडर्ड होने चाहिए, स्टैंडर्ड बेस प्रोवाइड करते हैं, वो अचीवेबल होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, और न्यूमेरिकल फॉर्म में होने चाहिए, मेजरेबल टर्म्स में होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दिया भी हुआ है, पढ़ देता हूँ। स्टैंडर्ड सेल 20 लाख पर एनम हो गया। एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट का बनाया है कि मेरा स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में 4 लाख रुपए प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर मेरे को कॉस्ट इस साल 5% कम करनी है लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो ये सारे हमने स्टैंडर्ड की बनाए हुए एग्जाम्पल्स हैं उसके। बस इतना ही काफी, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ आगे। Sometimes it is not possible to express the standard in numerical terms. For example, setting up of the quality standard or standard for managerial work etc. क्वालिटी का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल टर्म में तो हम फिक्स नहीं कर सकते ना, उसकी बात कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड मस्ट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट विद इन विच दे हैव टू बी अचीव्ड, एंड एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट अप फॉर शॉर्ट टर्म। If the long term standards are set up, they must be divided into short term। भी पूरे साल में कितना टारगेट है वो तो हो गया एक लॉन्ग टर्म, लेकिन उसके लिए फिर हर महीने कितना हमें प्रोडक्शन करनी है, हर डेली कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसको शॉर्ट टर्म में भी डिवाइड करना है, तभी वो अचीवेबल हो सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड सेल पर एनम इज 12 लाख। कॉमन सेंस से पता लग गया होगा आपको, पूरे साल का हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया 12 लाख, तो पर मंथ कितना हो गया 1 लाख, कि हर महीने 1 लाख सेल हो जानी चाहिए, तभी तो 12 लाख पूरे साल में पूरे होंगे। Target can be taken for comparison. With short-term targets or standards, the errors can be detected early and timely action can be taken. The standard must be revised from time to time, keeping in mind the change of business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड्स को चेंज भी करते रहना बीच बीच में। फॉर एग्जांपल अब मान लो लॉकडाउन हो गया 3 महीने,
लॉकडाउन हो गया, कोई घर से ही नहीं निकल सकता, तो सेल कैसे होगी, परचेज कैसे होगी लोगों के जरिए। तो हमें स्टैंडर्ड रिवाइज करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। आप लोगों का भी स्टैंडर्ड था, सिलेबस था, उसे भी गवर्नमेंट ने 30% रिड्यूस किया ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही बिजनेस में होता है कि एनवायरमेंट को देखते हुए अगर एनवायरमेंट में चेंज हो गया, बिजनेस एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज है, तो आपको स्टैंडर्ड को भी टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स कर दिए तो हो गए जिंदगी भर के लिए। ये था पहला पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। हो गया होगा बच्चों। सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूज्ड इन फंक्शनल एरियाज, प्रोडक्शन फंक्शन के स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं कि क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1000 यूनिट्स पर मंथ बनानी है, 10,000 यूनिट्स पर मंथ बनानी है, कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए रखनी है, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड है। या वेजेस में हमें 10% काउंट डाउन लाना है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्टैंडर्ड को फिक्स करने के मॉनेटरी टर्म। चलो आगे चलते हैं। सेकंड है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड सेट हो गए, अब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने जो काम किया है, एम्प्लॉइज ने, सबऑर्डिनेट्स ने जो काम किया, उसे हमें मेजर करना है परफॉर्मेंस को। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज, जिन्होंने काम किया एक्चुअल में। when the performance can be measured numerically, then it is very convenient to measure the performance। बोले ही है, जहां तक कोशिश हो, पॉसिबल हो, न्यूमेरिकल टर्म में स्टैंडर्ड को फिक्स करो, क्योंकि इससे वो कंपेयर करना आसान रहता है। While measuring the performance, the quantitative as well as qualitative aspect of performance is kept in mind। क्वांटिटी का तो ध्यान रखना ही है, क्वालिटी को भी ध्यान रखना है। मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया 1000 यूनिट्स का, 1000 यूनिट्स आप लोग बना ही नहीं सकते, और बनाओगे भी तो इस तरीके से बनाओगे कि क्वालिटी नहीं आएगी, उसके अंदर कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती रहेगी, तो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड का फायदा भी क्या है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड हमें बनाने होते हैं। While measuring the performance, the quantitative as well as qualitative aspect of performance is kept in mind. Sometimes employee achieve the quantitative standards by ignoring the qualitative standards। एम्प्लॉई क्या करता है कि उसको टारगेट दिया हुआ था 1000 यूनिट्स बनाने का, भाई 1000 यूनिट्स बनाने किसी तरह से, बस चाहे गलत बन जाए, बेकार बन जाए माल, लेकिन बना दो ताकि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। ऐसा भी करते हैं, तो क्वालिटी को ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें इस चीज को भी देखना है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम किया है कि नहीं किया है, परफॉर्मेंस को जब हम मेजर कर रहे हैं। That is why, while measuring the performance, quality standards are also measured. Certain quality parameters are fixed to measure the quality standards. When number of rejections or sale returns increase, it indicates low standard of quality। बस इतना ही काफी है। फिर भी ये क्या कह रहा है, क्वालिटी को कैसे मेजर करना है। एक तो ये कि उसकी लुक कैसी है, मटेरियल बना कैसे है। दूसरा ये कि आपने रिजेक्शन कितनी करी है या सेल रिटर्न कितनी हो रही है, ये ध्यान में रखना है कि पिछले साल की कंपेयर में इस साल सेल किया हुआ माल वापस कितना आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है, इट मीन की वर्कर्स ने जो है क्वालिटी का माल नहीं बनाया, और अगर कम है तो यानी कि हम टारगेट पूरा हो रहा है। रिजेक्शन और सेल रिटर्न वगैरह एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे क्वालिटी मेजर आप कर सकते हैं। Generally, the performance of manager is measured by looking at the overall efficiency level of the organization. The performance of research and development department is measured by changing in technology and updation of production department। ये तो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई कैसे मेजर किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कितना अडॉप्ट करवाया। ये सब फालतू का है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ही काफी है आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना। The performance of the financial department is measured by checking the solvency and liquidity ratio। जो आप रेशो में पढ़ भी रहे हो कि लिक्विडिटी रेशो चेक करेंगे, सोलवेंसी रेशो चेक करेंगे, बहुत सारे रेशो फाइंड आउट करेंगे, कैश फ्लो फाइंड आउट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर पता लगेगा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का। ये सब एग्जाम्पल है, दैट्स ऑल। आप थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट हो गया, टारगेट सेट कर दिए थे। सेकंड पॉइंट हो गया, परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया हमने, और क्वालिटी को ध्यान में रखते हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखते हो परफॉर्मेंस को मेजर किया हमने। थर्ड है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। हमने परफॉर्मेंस को मेजर तो कर लिया ना, अब उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद कंपेयर करना है। पहले मेजर किया, कैलकुलेट किया कितना काम किया, कैसा किया, अब उसे कंपेयर करना है कि टारगेट कितना दिया हुआ था। तो कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द मैनेजर compare the actual performance with the planned performance and standard। Okay, if there is match in both, then the controlling function ends there only। अगर दोनों मैच करते हैं, वर्कर को मैंने 1000 यूनिट्स बनाने के लिए बोला था, 1000 यूनिट्स उसने बनाई थी, क्वालिटी भी मैंने चेक की थी, ठीक था, तो यानी काम हो गया, कंट्रोलिंग ओवर। But if there is a mismatch or deviation, then the manager try to find out the extent of deviation। if the deviation is minor, भाई नॉर्मल सा, मैंने जैसे कि मैंने 1000 यूनिट्स बनाने के लिए बोला था, वर्कर ने 990 बना दिया, 10 यूनिट्स कम बनी, तो ये डिविएशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा उसने आफत कर दी है या कोई फ्रॉड कर दिया है। 10-15 यूनिट ये माइनर में वो है, मिसमैच है, इतना चलता है, 5-10% ऊपर नीचे होता रहता है। तो इफ द डिविएशन इज माइनर, देन इट शुड बी इग्नोर्ड, बट इफ द डिविएशन इज मेजर,
then timely action must be taken. कॉमन सेंस की बात है ये. ओके, फोर्थ है एनालाइजिंग डिविएशन. अब डिविएशन आ गया, डिविएशन आ गया तो उसको एनालाइज करना है कि भाई क्यों हुआ ऐसा, मिसमैच क्यों हो रहा है. ऑल द डिविएशंस नीड नॉट टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. अगर 5-7% 10% का वेरिएशन है तो उसे इग्नोर करना है, किसी को कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. A range of deviation should be established and only cases beyond the range should be brought to the knowledge of the top management. अगर 5% 10% जैसे हमने सेट कर दिया कि हमारे लिए माइनर है तो चलेगा भैया, तो इससे ऊपर अगर आगे डिविएशन आता है तो फिर आपको टॉप लेवल को इन्फॉर्म भी करना है. जैसे आप लोगों को ही लगा लो, स्कूल में स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया हमने कि वीक में 5 डेज में कोई बच्चा आता है 70% अटेंडेंस देता है, 75% अटेंडेंस देता है तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो पूरा वीक ही नहीं आता है, पूरा मंथ में ही 10 दिन आता है, उसको हमें जरूर पड़ती है कि उसके घर पे भी इन्फॉर्म करें या उसके ऑफिस में उसकी कंप्लेंट करें कि भाई ये रेगुलर नहीं आ रहा है. तो स्टैंडर्ड फिक्स हो गया ना कि कोई एक आधे दिन नहीं आया तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा तो फिर इन्फॉर्म करना पड़ेगा. वैसी ऑर्गेनाइजेशन में है कि भाई अगर 5% 10% का वेरिएशन है, मिसमैच है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान परफॉर्मेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है. उससे ज्यादा है तो हमें टॉप लेवल को इन्फॉर्म करना होगा और ढूंढना होगा रीजन. They must divide the deviation in the two categories: deviations which need to be attended urgently in one category and minor or insignificant decision in another category. दो कैटेगरीज हो गई, एक माइनर जिसको इग्नोर करना है और एक मेजर जिसको कि अर्जेंटली हमें अटेंशन फोकस देना है. So these two categories must be controlled by following ways, two techniques of analyzing deviation. तो deviation को analyze करने की ये दो टेक्निक्स पढ़ने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 is critical point control. Please listen carefully. Critical point control, it means keeping focus on some key areas, and if there is any deviation in these key areas then it must be attended urgently. की एरियाज जो मेन की कहते हैं, मेन एरिया पे फोकस करना है. कैसे एग्जांपल से भी समझाएगा ये आपको. भाई जिस चीज में जरा सा भी डिविएशन नहीं होना चाहिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल इफेक्ट करती है, एज ए होल इफेक्ट करती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे जिसका फर्क पड़ता है, वो की एरिया है. समझ गए कैसे? एग्जांपल देखो. इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय ₹5 per unit, then there is increase in postal cost by ₹20, then more focus should be find out reason for increase in the cost of production, as it will affect the profit and future revenue of the organization, whereas postal cost is incurred rarely and manager have no control over postal cost. बेटे प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ रही है ₹5, पोस्टेज का खर्चा बढ़ रहा है ₹20, तो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन की कॉस्ट जो ₹5 बढ़ रही है. क्यों? नंबर 1, प्रोडक्शन की कॉस्ट ₹5 एक यूनिट की बढ़ रही है, हम लाखों यूनिट बनाते हैं तो लाखों रुपए का फर्क आ गया. एक बात. दूसरी बात, ये हमारे कंट्रोल में है कम ज्यादा करना, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन हमारे ऑफिस के अंदर हो रही है, हमारी फैक्ट्री के अंदर हो रही है, तो कॉस्ट कम आ रही है तो हमारी वजह से आ रही है, ज्यादा आ रही है तो हमारी वजह से आ रही है. और तीसरी बात, इसका प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा. प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा तो सबकी सैलरी पे, बोनस पे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आएगा. तो ये हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है. अब पोस्टेज पे आ जाओ. पोस्टेज का खर्चा ₹20 बढ़ गया, तो पोस्टेज बेटा रोज रोज तो होता नहीं है, वो तब ये तक नॉमिनल अमाउंट है. और सबसे बड़ी बात, पोस्टेज का हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो है नहीं कि हम कुछ एफर्ट्स करेंगे तो रेट कम हो जाएंगे, है ना. तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसका हमारे प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जो हमारे रेगुलर आइटम की चीज नहीं है, तो वो की एरिया में नहीं आती है. तो दो चीजों में रेट बढ़ रहे हैं, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है ₹5 पर यूनिट, और एक तो पोस्टल की कॉस्ट बढ़ रही है. तो की एरिया कौन सा है? प्रोडक्शन की कॉस्ट. किसको फोकस करना है कम करने के लिए? प्रोडक्शन कॉस्ट को. तो इसको हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ₹5 बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, इसे कैसे ठीक किया जाए. सेकंड है बेटे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. एक्सेप्शनल, जैसे कि चलो देखते हैं. इट मींस ए मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग. ये एक सही बात है कि अगर आप सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते. मतलब छोटा सा भी डिविएशन है आप उस पर फोकस करोगे, बड़ा डिविएशन उस पर ही फोकस करोगे, तो आपका फोकस कहीं रहेगा ही नहीं हर चीज को. अब आपको मैं चलो आगे ठीक है. द डिविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल. तो जहां डिविएशन एक स्पेसिफिक रेंज से ज्यादा है, 5% 10% तक डिविएशन है, इग्नोर कर दो. 50% 60% 40% डिविएशन है, उसको फोकस में ले आओ कि भाई ऐसा क्यों हुआ. ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शनल डिविएशंस को आपने कंसीडर करना है. Only be handled by managers, and minute or minor deviations can be ignored. Managers should not waste his time and energy in finding solution for minor deviations. Rather, he should concentrate on removing deviations of high degree. Example: if production cost increased by ₹2, then it can be ignored.
But if it is increased by more than rupees 2, the manager must try to find out the reason for such increase after identifying the reason for deviation which need immediate attention. वही बात है, 2 रुपए या उससे कम है, अगर 2 रुपए के आसपास प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी है तो शायद ये आपके लिए रीजनेबल है, आपको फोकस देने की इतना जरूरत नहीं है। लेकिन 5 रुपए 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई है तो वो अनरीजनेबल लगता है, हाई लगता है, हाई लगता है तो आपको उस पर फोकस करना है। ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि आप सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शनल तरीके से ज्यादा आपको अबनॉर्मल लग रही है, उसी को आपने फोकस करना है। दैट्स ऑल। फिफ्थ है बेटे टेकिंग करेक्टिव मेजर। डिविएशन पता लग गया, आपने टेक्निक्स फॉलो करके जो एक्सेप्शनल केसेस है वो फाइंड आउट कर लिए। आप उनके जो है ना रीजन पता करके करेक्टिव मेजर लेना कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। On comparing the actual performance with the planned performance, the manager will come to know about the deviation between the plan and the actual performance. Then the next step is to know the reason for such deviation and trying to remove deviation in future. The manager takes measure to bring back everything on the track that is according to plan. Taking corrective measures may involve let the situation remain same if the deviations are minor, redesign or reframe the plans or strategy if they are overstated or not matching with the present day business environment, taking corrective measures to improve the performance. बस इतनी सी बात है, करेक्टिव मेजर लेना है। अगर माइनर डिविएशन है इग्नोर करना है, मेजर डिविएशन है तो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉई या सबऑर्डिनेट के गलत की वजह से हुआ है तो उसको इन्फॉर्म करना, उसको ट्रेनिंग देनी है, पेनलाइज करना है। और अगर हमारे प्लानिंग में फॉल्ट है तो दोबारा से प्लानिंग करनी है। करेक्टिव मेजर में यही होता है। बस दैट्स ऑल, हो गया करेक्टिव मेजर। फीडबैक इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड अप बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आपको ये लगता है ना कि आपने करेक्टिव मेजर ले लिए तो कंट्रोलिंग खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी आपको फीडबैक भी चाहिए उसका, तो एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर ए फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। Feedback refers to the list of reasons for deviation of plans or for inefficiency in overall working of organization. Along with reason, the corrective measure are also specified in the feedback report, and feedback acts as a base to establish the standard for the next year, and controlling process again starts from the first. आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, फीडबैक तैयार करना पड़ता है कि डिविएशंस कहाँ था, क्या रीजन था और उसको दूर करने के लिए क्या करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। आपने प्लानिंग में चेंज किया है या आपने वर्कर को चेंज किया है या आपने वर्कर को नया टारगेट बना के दिया है या आपने वर्कर को ट्रेनिंग के लिए बोला है, क्या आपने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं। तो वो करेक्टिव मेजर्स भी आपको फीडबैक रिपोर्ट में देने होते हैं। डिविएशन का रीजन और रीजन यानी उसको दूर करने के स्टेप्स, उसके बाद ये फीडबैक पूरा होता है और फिर इस फीडबैक के बेस पे नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग की जाती है। यानी ये फीडबैक फिर से आपको नया प्लानिंग का स्टेप शुरू करने के लिए, मैनेजमेंट का प्रोसेस शुरू करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। दिस इज द वे ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट कर दिया, फिर परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर मेजर करने के बाद परफॉर्मेंस को टारगेट के साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद जो डिविएशन है वो फाइंड आउट किए। उसके लिए 2 टेक्निक फॉलो करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड और एक्सेप्शन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MAE बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये टेक्निक्स फॉलो किया। फिर जब उसके बाद हमने उसका जो है ना करेक्टिव मेजर्स लिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो, और फिर फीडबैक रिपोर्ट तैयार करके हायर लेवल अथॉरिटी को सौंप दिया ताकि वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के वक्त उसको ध्यान में रखे। और इस तरह से हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस ओवर हो गया, कंट्रोलिंग प्रोसेस ओवर हो गया।